नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस टेस्ट पेपर देख रहे थे जो कि सितंबर में कंप्लीट हुए थे, ठीक है, 2024 में। तो उसी को फॉलो करते हुए अब हम लोग 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है। अगर आप हमारे ऑफलाइन बेसिस को शुरू करना चाहते हो तो 17 मार्च से हमारा ऑफलाइन बेस शुरू हो रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट से स्कॉलर सीकर कर, ठीक है, इंस्टा पर भी है स्कॉलर सीकर करके, ट्विटर पर भी है। तो आप जो वेबसाइट दी है इन पर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या कर रखा है। और उसके बाद फिर भी क्या बोलते हैं, आपको अगर कुछ बारे में पता करना है तो ये नंबर, आपको फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप फोन कर पूछ सकते हैं कि कितना फीस है या कब स्टार्ट होगा और किस तरीके से मैनेज होगा। और ये हम लोग का एड्रेस है जहाँ पर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस को चलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर नंदा नंदा कॉम्प्लेक्स, पीएनबी बैंक के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर, राजस्थान, ठीक। यहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो जो इंटरेस्ट हो प्लीज विजिट करें या फिर कॉल करके तो पूछ ही सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था। वर्ण व्यवस्था यानी कि जो कास्टिज्म सिस्टम एंशिएंट टाइम पर फॉलो होता था, यानी कि वैदिक टाइम पर ये जो कास्ट सिस्टम था, जो जात प्रथा थी, तो उसमें 4 वर्णों का उल्लेख था, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम लोगों को पता करना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि वर्ण यानी कि जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो सभी के सभी जानते हैं कि क्या होगा, ठीक है। क्षत्रिय था, वैश्य था, ब्राह्मणास थे, समिति नहीं था, ठीक है। कौन सा होगा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, समिति नहीं था, ठीक। तो पहले तो 4 वर्ण देखो कौन कौन से थे। तो देखिए भाई, 4 वर्ण, जिन 4 वर्णों की बात की गई है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एंड लास्ट का शूद्र, ठीक है ना, ये वाला। अब बात करते हैं यहाँ पर ये समिति जो टर्म यूज हुआ है इसका मतलब क्या है। तो देखो भाई, वैदिक काल में, वैदिक काल में दो प्रकार के संगठन कार्य करते थे। पहला था सभा और दूसरी थी समिति, ठीक है, दूसरी थी समिति। अगर हम लोग सभा के बारे में देखें कि सभा क्या था वैदिक टाइम पर, तो ये ग्राम स्तर पर सभा थी, ग्राम स्तर पर सभा बनती थी, ठीक है। उसका नेतृत्व गांव के वरिष्ठ लोग करते थे, उसका नेतृत्व गांव के वरिष्ठ लोग करते थे। जबकि अगर समिति की बात करें, समिति, ठीक है, समिति के द्वारा राजा का चुनाव होता था। क्या होता था, समिति के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। वैदिक जो पीरियड था, वैदिक टाइम था, राजा का चुनाव, ठीक। और दूसरा, यहीं से जो कानून थे जो राजा द्वारा बनाए जाते थे, यहीं से कानून लोगों पर लागू होते थे, ठीक है, लोगों पर, यानी कि इसमें कानून बनते थे, ठीक। तो समिति किस लिए था भाई, राजा का चुनाव करने के लिए, एवं वहां से लोगों को कानून बनाया जाता था जिससे कि गांव में या फिर जो जो उस राजा का साम्राज्य वहां पर वो इंप्लीमेंट हो सके, ठीक है। जबकि कंपेयर टू सभा क्या था, ग्राम लेवल पर सभा थी जिसका नेतृत्व कौन करता था, गांव के वरिष्ठ लोग, यानी कि जैसे मुखिया वगैरह है, ठीक है। तो ये जो सभा समिति थी ये क्या था, प्रजापति, प्रजापति कहते थे ओल्ड टाइम में राजा, ठीक है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। क्या थी, इनको क्या बोलते हैं, 2 पुत्रियां, सभा और समिति, ठीक है। पुत्रियां नाम दिया गया है क्योंकि ये राजा के लिए ही बनाई गई थी, सभा और समिति, ठीक है। तो प्रजापति यानी कि राजा की 2 पुत्रियां थी, सभा समिति। और यहाँ पर समिति यूज हुआ है। अब आप आराम से जान चुके होंगे कि समिति था क्या वैदिक काल में, राजा का चुनाव होता था समिति के अंदर, और दूसरा उसमें लॉज या फिर जो स्कीम्स है वो बनती थी, ठीक है ना, योजनाएं बनती थी जिससे कि लोगों के लिए उनको इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा एक वर्ण नहीं है भाई, समिति वर्ण नहीं था, क्या था, उसकी जगह शूद्र होना चाहिए था, ठीक है।
और उसके बाद बात करते हैं कि सभा और समिति क्या था, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। अब देखो नेक्स्ट, सीदो और कानू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? सिद्धो और कानू, ठीक है। तो भाई सिद्धो और कानू कौन थे? हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह के जनक, संथाल विद्रोह के जनक, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। ये क्या थे? आदिवासी समूह, एसटी, शेड्यूल ट्राइबल समूह, ठीक। कहां पर था ये, कहां पैदा हुए थे? भोगनाडी। कहां पर हुआ था ये विद्रोह? भोगनाडी, झारखंड, झारखंड, ठीक है। दोनों भाई थे, सिद्धो कानू क्या थे? दोनों भाई थे, ठीक है ना। तो भोगनाडी झारखंड में इन लोगों ने विद्रोह किया था। विद्रोह क्यों किया था भाई? जमींदारी एवं ब्रिटिश शासन से परेशान होकर ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ, ठीक है। किसके खिलाफ? शोषण के खिलाफ इन दोनों ने ये विद्रोह किया था। विद्रोह का नाम क्या था भाई? हूल विद्रोह या फिर संताल विद्रोह, ठीक है ना। जमींदारी शासन एवं ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ इन्होंने किया था। इनका नारा था भारत छोड़ो। क्या नारा था भाई? भारत छोड़ो, ठीक है। ये इन्होंने उस टाइम पर नारा दिया था, हमारी मट्टी से दूर रहो, मिट्टी यानी कि हमारी जमीन से दूर रहो, एवं भारत छोड़ो। किनके खिलाफ था? जमींदारी एवं ब्रिटिश शासन के खिलाफ। कहां पर था? भोगनाडी, झारखंड में। कब हुआ था भाई? 1855। कब हुआ था? 1855 में, ठीक है। तो आप यहां से पता कर सकते हो, संथाल विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह था। कब हुआ था? 1855 में। सीधो और कानू 2 भाई थे, इनके साथ में इनके 2 भाई और थे। क्या था? चांद एवं भैरव। उनके नाम क्या थे? चांद एवं भैरव। सिद्धो और कानू 1815 में सिद्धो पैदा हुआ था, कानू 1820 में हुआ था, ठीक है। ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा 10,000 से भी ज्यादा पब्लिक को उस टाइम में जुटा लिया था अपने समर्थन के लिए, यानी कि विद्रोह के लिए इन्होंने काफी बड़ा विद्रोह था, जो कि बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में एवं झारखंड डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि तीनों जगह फैला हुआ था, जो उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी, ठीक है। उस विद्रोह में इन्होंने इतने बड़े जनसमूह को एकत्रित करा और जो ब्रिटिश शासन है उनकी बंदूकों का जवाब अपने तीर धनुषों से दिया, ठीक है। विद्रोह असफल रहा, सीधो और कानू को फांसी दे दी गई 1856 में, लेकिन फिर भी ये विद्रोह नाम दिया जाता है, याद किया जाता है, और इस विद्रोह का नाम क्या दिया? हूल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह, ठीक। जगह थी आपकी भोगनाडी, झारखंड। उस समय के अनुसार इस जगह को बोलेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या बोलेंगे भाई? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ये सब हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने इनका बड़ी क्रूरता पूर्वक दमन किया, बड़ी क्रूरता पूर्वक इनका दमन किया, इनको खत्म कर दिया। लेकिन इन्होंने जो विद्रोह छेड़ा था, उसके कारण आगे जाने वाले जो आंदोलन हुए उनको समर्थन मिला, और आदिवासियों का ये विद्रोह था, ये काफी ज्यादा याद किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, सीधो और कानू के बारे में। नेक्स्ट देखो, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भाई बड़ा सिंपल है, राजा राम मोहन राय। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। तो देखते हैं आखिर ब्रह्म समाज में क्या क्या था। ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज के बारे में देखते हैं, उद्देश्य क्या था इसका। अगर उद्देश्य की बात करें, पहला उद्देश्य था एकेश्वरवाद में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास। दूसरा इनका कारण था सामाजिक बुराइयों का अंत, सामाजिक बुराइयों का अंत। सामाजिक बुराई क्या है भाई? सती प्रथा, बाल विवाह एवं जाति प्रथा, ठीक है।
जिसमें से इन्होंने सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में गैर कानूनी करार दे दिया। ठीक है, गैर कानूनी करार दे दिया। ठीक, तो इसलिए इन्होंने इस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी भाई? 1828 में। उद्देश्य आपको पता चल गई। 1866 के दौरान 1866 के दौरान ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया। ठीक है, दो भागों में टूट गया। पहला भाग देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और क्या इन्होंने बनाया? आदि ब्रह्म समाज। क्या बनाया भाई? आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन द्वारा, केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज, यानी कि जो ब्रह्म समाज है उसी को रखा। तो भाई इसको 1866 में ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, टूट गया, और उससे दो भाग बने या फिर दो नए समाज बने, आदि ब्रह्म समाज एवं मूल ब्रह्म समाज। ठीक है ना? तो ध्यान रखना किस किस ने बनाए थे भाई? आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज। ठीक है, और ब्रह्म समाज कब बना था? 1828 में। उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद में विश्वास। तीसरा लिख लो भाई, मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध। मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध। अब आप आराम से समझ जाओगे ये किस लिए बना था। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए तो पता चल गया भाई। कल क्वेश्चन आया था कल की शिफ्ट में, आत्मीय सभा जो 1703 थी। आज राजा राम मोहन राय की दूसरी सभा आ गई, ब्रह्म समाज। ठीक है, आत्मीय सभा भी राजा राम मोहन राय ने बनाई थी, एवं ब्रह्म समाज भी राधा राम मोहन राय ने। ठीक है, सॉरी, राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद में 1833 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड। कौन सा है? दूसरा स्थान। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? यूएसए। तो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान रखना। ठीक है, 2020-21 की जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि आपके सड़क नेटवर्क को बताती है, उस रिपोर्ट में देखते हैं किस किस को कौन सा स्थान दिया है। तो पहले स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है यूएसए। ठीक है, और यूएसए में 68 लाख किलोमीटर, ठीक है, सड़क रोड है। जो रोड बनाया गया है 68 लाख किलोमीटर लंबे। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर इंडिया है। इंडिया को देखते हैं कितना बनाया भाई? 63.7 लाख किलोमीटर। थर्ड पोजीशन पर आपका चाइना है। चाइना 51.9 लाख किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आपका ब्राजील है। ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में 20 लाख किलोमीटर। एंड फिफ्थ पोजीशन पर आपका रसिया है, रूस है। ठीक है ना, और रूस में कितना है? 15 लाख किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे कोई तीसरी चौथी पोजीशन पूछे तो उसको भी आप क्लियर कर देना कि भाई फर्स्ट पर कौन है? यूएसए। उसमें जो सड़क नेटवर्क का कितना बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है भाई? 68 लाख किलोमीटर का क्षेत्र सड़कों पर है इनका। यानी कि इस देश में 68 लाख किलोमीटर की केवल सड़कें ही हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन इंडिया की है, जिसमें 63.7 यानी कि टोटल 4.3 लाख किलोमीटर ज्यादा रोड है यूएसए में। तो इसके एग्जैक्ट इक्वल टाइप में है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पोजीशन पर आपका चाइना है, 52 लाख किलोमीटर के लगभग।
उसके बाद आपका ब्राजील है 20 लाख किलोमीटर, एंड उसके बाद में आपका रसिया है 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो भारत की पोजीशन कौन सी है भाई? सेकंड पोजीशन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे भारी भाग को क्या कहते हैं भाई? क्या बोला जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है, भूपर्पटी, क्या बोलते हैं? क्रस्ट, भूपर्पटी। ठीक है, क्या बोलोगे? भूपर्पटी। अब देखते हैं इसको, जो भूपर्पटी है, क्योंकि इसके आगे ये भी मिल सकता है आपको क्रस्ट के बारे में। तो भाई देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परत किससे बनी होती है? लिथोस्फीयर से। किससे? लिथोस्फीयर से। ये ध्यान रखना। दो प्रकार की होती है, एक होती है महाद्वीपीय भूपर्पटी, एक होती है महासागरीय भूपर्पटी। ठीक है, महाद्वीपीय यानी कि जो जमीनी परपटी है, जो जमीनी क्रस्ट है, जो जमीनी वो है, तो उसकी 35 से 40 किलोमीटर मोटाई होती है। ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं है कि पृथ्वी के अंदर अगर खुदाई करो तो 35 से 40 किलोमीटर तो उसकी ऊपरी परत ही चलती है, उसके बाद आप दूसरी लेयर यानी कि दूसरी परत में पहुंच पाओगे पृथ्वी की में। ठीक है, अब भाई महासागरीय देखते हैं, तो 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है मात्र। ठीक है, जिसमें आपकी महाद्वीपीय भूपर्पटी यानी कि जो जमीन से, जो पानी से बाहर है, समुद्र का नहीं है हिस्सा, तो वो किससे बनी होती है भाई? तो देखते हैं, आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय अवसादी चट्टानें मिलकर इसको बनाती है। चट्टानें चट्टानों से मिलकर बनती है। और अगर महासागरीय भूपर्पटी की बात करोगे तो भाई ये किससे? बेसाल्ट एवं गैब्रो चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो दोनों की चट्टानें भी अलग है, गैब्रो चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो अब आप बिल्कुल ध्यान रखना कि भूपर्पटी है क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी दो प्रकार की होती है, एक महासागर के नीचे होती है, एक जो जमीनी स्थल है उस पर होती है। जो जमीनी स्थल होती है उसकी मोटाई अधिक होती है, एवं वो किस किस अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी होती है। उसकी मोटाई भी 35 से 40 किलोमीटर होती है, एवं उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय भूपर्पटी। बट इन केस ऑफ महासागरीय भूपर्पटी 5 से 10 किलोमीटर मोटाई होती है एवं बेसाल्ट तथा गैब्रो चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आपसे तो केवल एक पूछा था भूपर्पटी। ठीक है, सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। नेक्स्ट देखो, जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो उसके साथ में उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। करंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर तो कौन है भाई? केशव प्रसाद मौर्य। आपका ये कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है। ठीक है, और आपके केशव प्रसाद मौर्य कौन है? डिप्टी सीएम। ठीक है, उप मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखना, राज्यपाल की अगर बात आएगी तो कौन है भाई राज्यपाल? राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश का इस टाइम पर? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? यूपी की फर्स्ट सीएम कौन थी भाई? ये तो अभी करंट का बात हो गया। यूपी की और देखो फर्स्ट सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी, महिला, सुचेता कृपलानी। ठीक है, फर्स्ट सीएम थी। राज्यपाल कौन था यूपी का पहला? फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। इसको भी ध्यान रख लेना। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या पूछा था, उप मुख्यमंत्री कौन है, केशव प्रसाद मौर्य। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और आपके राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। पता कीजिए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकार में धूसर रंग का, धूसर रंग का मतलब क्या होता है, भूरे रंग का क्यों बन जाता है भाई, भूरे रंग का क्यों हो जाता है। तो देखते हैं क्यों हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि 2AgCl, और किस पोजीशन में भाई, सॉलिड में। जब आप इस पे सनलाइट डालते हो यानी कि सूर्य का प्रकाश, यहां पर क्या लिखोगे, सूर्य का प्रकाश। जब इस पर सनलाइट डालती है तो AgCl ब्रेक हो जाता है, विघटन हो जाता है AgCl का, यानी कि जो सिल्वर है वो अलग हो जाती है, क्लोराइड है वो अलग हो जाता है। तो देखिए क्या क्या बनेगा, 2Ag बनेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, विघटन हो गया, एवं Cl2 बनेगा किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो देखो यहां पर क्या हो गया इनका, सिल्वर एंड क्लोरीन का विघटन हो गया। क्या हो गया, विघटन, यानी कि टूट गए, जिसमें आपका सिल्वर सॉलिड फॉर्म में बदल गया और आपकी जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में बदल गई है। तो क्या आंसर होगा भाई इसका, थर्ड। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण जैसे ही ये ब्रेक होता है तो आपकी सिल्वर क्या, सूर्य के प्रकाश सिल्वर क्या हो जाता है भाई, आपका जो है ब्राउन कलर का, ठीक है, विघटन के कारण क्या हो जाता है, भूरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है, भूरे रंग के। अब आप सोच लो, विघटन होता है सूर्य के प्रकाश में प्रेजेंस में, जैसे ही ले जाओगे तो ब्रेक हो जाएगा Ag, 2Ag बनेगा सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन बनेगी गैस फॉर्म में। गैस को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में मिला है वो कैसे रंग का प्राप्त होगा आपको, भूरे रंग का। कैसे रंग का प्राप्त होगा, जो सिल्वर है आपको भूरे रंग की, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में जैसे ही आप ले गए 2AgCl को, जो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो सनलाइट में वो टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, एवं जो Ag बचेगा वो सॉलिड कंडीशन में होगा यानी कि ठोस अवस्था में होगा, एवं उसका कलर कैसा हो जाएगा, भूरा रंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ताजे दूध का पीएच लंबे समय तक दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है भाई, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का मतलब क्या है, बेकिंग सोडा क्या मतलब है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका मतलब खाने का सोडा, खाने का सोडा। और जबकि जब ये सोडा है यानी कि इसमें H है तो ये क्या होगा भाई, क्षारीय, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, क्षारीय। अगर दूध में जब इसको मिलाओगे तो भाई ये क्या करेगा, दूध को क्षारीय बनाएगा। दूध का पीएच कितना होता है, दूध का पीएच कितना होता है, पीएच की बात करें 6, ठीक है। और हम जानते हैं जो अम्ल एवं क्षार की दी जाती है जैसे कि 0 यानी कि 7, ठीक है ना, पीएच कितना हुआ यहाँ पे, आइडल मानते हैं 7। जब आप 7 से नीचे जाओगे तो क्या बोला जाएगा, अम्ल, और जब आप 7 से ऊपर जाओगे तो क्या बोला जाएगा, क्षार, ठीक है। तो दूध का पीएच कितना है भाई, 6, दूध का पीएच कितना है, 6 यानी कि अम्लीय। तो इस दूध को क्षारीय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड करते हैं भाई, क्या करते हैं ऐड, बेकिंग सोडा। और जैसे ही बेकिंग सोडा ऐड करोगे तो दूध कैसा हो जाएगा, क्षारीय बन जाएगा, यानी उसकी पीएच 6 से बढ़ जाएगी। तो अब आप ऑप्शन देखिए, ताजे दूध का पीएच लंबे समय तक 6 बनाए रखने के लिए बिल्कुल गलत, ताजे दूध का पीएच 6 से घटाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए नहीं। हम जानते हैं कि 6 से घटाओगे तो आप क्या बनोगे, अम्लीय बनते जाओगे, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, थोड़ा क्षारीय नहीं होगा। 6 से अगर बढ़ाओगे तो क्षारीय हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन 3, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, सभी को ये समझ आ चुका होगा कि क्या इस्तेमाल है और क्यों इसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की।
तो भाई ये कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इंग्लैंड में वहां की सरकार द्वारा, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उन्होंने ब्रिटिश कंपनी जो कि भारत में कार्यरत थी उसके कार्यों की चेक के देख रेख के लिए एवं उस पर नियंत्रण के लिए वहां पर उन्होंने कंट्रोल बोर्ड बनाया था, नियंत्रण बोर्ड बनाया था, जिससे कि कंपनी भारत में कुछ गलत ना करे, पैसों का दुरुपयोग ना करे, सत्ता का दुरुपयोग ना करे। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखने के लिए उन्होंने नियंत्रण बोर्ड बनाया था। एवं यहाँ पर भारत के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इन्होंने मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को रखा था। तो भाई क्या नाम है उनका, किसके नाम पर है ये पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट, थोड़ा सा देख लो इसको। पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम 1784, ठीक है, 1784। तो पहला तो देखिए इस अधिनियम का उद्देश्य, अधिनियम का उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की भरपाई करना था। ठीक है, भरपाई करना था, यानी क्या हुआ, कमी को दूर करना था, कमी को दूर करना। दूसरा काम क्या था इसका, किसने बनाई थी भैया? ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा, विलियम पिट द्वारा इस अधिनियम को लंदन में तैयार किया गया। इस अधिनियम को लंदन में बनाया गया। ठीक है, तीसरा कंपनी के कार्यों की देखरेख के लिए, देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड का इंग्लैंड में गठन किया गया, बोर्ड का इंग्लैंड में गठन किया गया। ठीक है, तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट आप देख सकते हो क्या था, इसी के थ्रू इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी और बाकी के पॉइंट मैंने इसमें मर्ज कर दिया। अगर आप चौथा भी देखना चाहते हो तो क्या पॉइंट था, चौथे की बात करें, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर के अंतर्गत मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को रखा गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को रखा गया, को रखा गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल क्लियर है, आप बता सकते हो कि क्या मतलब था इसका। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक राज्य का गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। कौन फहराता है भाई प्रत्येक राज्य में? राज्यपाल, क्योंकि राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो जो क्या बोलते हैं गणतंत्र दिवस है तो उसमें जो ध्वजारोहण किया जाता है, ठीक है ना, ध्वजारोहण किया जाता है सरकारी ऑफिस में, तो वो किसके थ्रू किया जाता है भाई? राज्यपाल के द्वारा। किसके थ्रू? राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखना, राज्यपाल ही जो विधानसभा है, जो राज्य के अंदर सबसे बड़ा सदन कौन सा होता है? विधानमंडल का, विधानसभा वगैरह है। ठीक है, तो वहां पर कौन ध्वजारोहण करेगा यानी कि झंडे को फहराएगा? राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रो एल्गी और द्विपरमाणु में कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भाई कौन सा पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन। कौन सा पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन। आखिर में ये फ्यूकोजैंथिन है क्या है? ये एक लवक है। लवक का मतलब क्या है? पिगमेंट। क्या बोलोगे आप इसको? क्या है ये? लवक, यानी कि कलर, लवक।
या पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट है जो कि समुद्री शैवालों में पाया जाता है, जिनके कारण इनका कलर भूरा दिखता है। क्या दिखता है? भूरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फ्यूगोजेंथिन लवक या पिगमेंट है जो कि भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रोएल्गी आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक कलर, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है पौधों में? कलर है, कलर क्या है? लवक है, लवक, ठीक है ना। पिगमेंट है, लवक है। जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि पौधे जिसके कलर हरे दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखो, किस पंचवर्षीय योजना के पीछे हेरोड डोमर मॉडल मुख्य विचार था भाई? हेरोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। किसके साथ जुड़ा है भाई? प्रथम पंचवर्षीय योजना है। तो थोड़ा सा देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 1991 को प्रारंभ, ठीक है। कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया गया था भाई? मॉडल जो था हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। ये वाला मॉडल इससे जुड़ा हुआ था। किस पर, किस चीज का विकास हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में? कृषि विकास, ठीक है। कृषि विकास पर जोर दिया गया। कितना उद्देश्य था? लक्ष्य कितना रखा गया था इस पे? यानी कि लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1%। परिणाम कितना मिला भाई इसमें? क्योंकि इससे पता चल जाएगा सफलता या नहीं थी। 3.6%, ठीक है। यानी कि ये एक सफल योजना थी। क्या थी भाई? ये सफल योजना। उसके बाद बात करते हैं एक दो मॉडल की, ठीक है। सफल योजना, दूसरी मॉडल, दूसरी योजना का मॉडल क्या था भाई? दूसरी योजना का पीसी महालनोबिस। क्या था? पीसी महालनोबिस। एवं चौथी योजना का क्या था भाई? कौन सा मॉडल था? क्योंकि आगे यही पूछ लेगा आपसे। चौथी योजना में क्या था मॉडल? गाडगिल योजना। क्या थी भाई? गाडगिल योजना, ठीक है। यहाँ पर पहला पूछा था तो मैंने पहला आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। कौन सा मॉडल इसमें फॉलो किया गया? हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि एक किस लिए बनाई गई थी? कृषि के विकास के लिए, ठीक है। कृषि के विकास के लिए बनाई गई थी। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1%। लेकिन 5 साल बीतने के बाद में परिणाम कितना मिला? 3.6%, यानी कि सफल थी। ये लिख दिया। बाकी की बात आते हैं कौन कौन सा मॉडल फेमस है। तो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल फेमस है जो कि दूसरी योजना का मॉडल था। एवं चौथी योजना में गाडगिल मॉडल था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? ठीक है, पश्चिम की ओर बात हो रही है, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर एक क्या है? अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो भाई ये कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम। ये कौन सी है भाई? पूरब, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं कौन सी नदियां पश्चिम की तरफ बहती है, कौन सी पूरब की तरफ, ठीक है। अगर आप बात करो गोदावरी एवं महानदी की, तो गोदावरी एवं महानदी कहाँ जाती है? गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है एवं बंगाल की खाड़ी, ये क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद महानदी की बात करते हैं तो महानदी आपके जो मैकाल पर्वत है, ठीक है ना, वहां से निकलती है। यानी कि इस तरफ छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच से निकलती हुई उड़ीसा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं गंगा और यमुना का। तो गंगा और यमुना कहां से निकलती है भाई? उत्तराखंड से, ठीक है।
दोनों की दोनों रिवर, जिसमें गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री बंदरपूछ से यमुना निकलती है। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर और यमुना की टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर। तो ये जो रिवर है जिसमें गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना ही है, यानी कि प्रयाग यानी इलाहाबाद में यमुना गंगा में मिल जाती है एवं गंगा वहां से बहती हुई बांग्लादेश के थ्रू यानी कि रास्ते से बंगाल की खाड़ी में मिलती है एवं सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा, क्योंकि उसके साथ में गंगा के साथ में कौन सी नदी मर्ज हो जाती है बांग्लादेश में? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, लेकिन कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आता है माही एवं साबरमती। अब देखो, आपने ये जो चारों नदियां देखी थी, ये भाई आपकी पूरब की ओर मिल रही थी, ठीक है, पूरब की ओर सारी गिर रही थी, जबकि हमसे क्वेश्चन में कौन क्या पूछा है? कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि वो नदियां जो इधर आती हैं। ठीक, तो अब इनको साफ कर देते हैं हम लोग, फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अरब सागर, भाई कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है? माही एवं साबरमती, माही एवं साबरमती, जिसमें से राजस्थान में से अरावली की पहाड़ियों से साबरमती रिवर निकलती है। कौन सी निकलती है? साबरमती, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 371 किलोमीटर। क्या है भाई? 371। वो गुजरात के रास्ते बहती हुई, क्योंकि अहमदाबाद किसके किनारे है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, बहती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ खंबात है, यहाँ मिल जाती है। तो पहली नदी कौन सी हो गई? साबरमती। उसके बाद आती है आपकी माही रिवर। तो माही रिवर कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। कहां से निकलती है माही रिवर? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, एमपी के अंदर से। कौन सी रिवर है? माही, जिसे कर्क रेखा 2 बार काटती है। ठीक है, तो वो वहां से निकलती है और निकलते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर गुजरात के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसी दौरान 2 बार कर्क रेखा को कट करती है। ठीक है, माही रिवर। टोटल लेंथ कितनी है? 583 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 583 किलोमीटर। ठीक है, इसकी माही रिवर की। और बड़ौदरा तथा बांसवाड़ा शहर माही रिवर के किनारे बसे हुए। माही रिवर पर बाही बजाज सागर बांध मौजूद है। ठीक है, तो 2 ही नदियां हैं। कौन कौन सी भाई? माही एवं साबरमती। ये दोनों की दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में, जो कि गुजरात में मौजूद है, अरब सागर के पास है, उसमें जाकर ये लोग ड्रेन हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। तो ये कैसी रिवर है? पश्चिम की ओर बहने वाली। शायद सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कृष्णा कावेरी की बात करें तो ये दोनों भी क्या करती है? सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलती है, सह्याद्री। ठीक है ना, और निकलते हुए दोनों की दोनों बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ठीक है, ये भी नहीं होता तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी रिवर है। अगर और बात आती तो भाई एक नदी और है, नर्मदा। नर्मदा नदी भी सतपुड़ा एवं विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में बहकर आपकी बंगाल की आपके खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, रन के कच्छ में जाकर ड्रेन हो जाती है, यानी कि अरब सागर, वो भी पश्चिम की ओर बहती है। एवं ताप्ती रिवर भी पश्चिम की ओर बहती है। ये चारों नदियां माही ताप्ती और साबरमती तथा नर्मदा, ये चारों नदियां गुजरात के पास अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ड्रेन होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? थर्ड। नेक्स्ट देखो, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? भाई राज्य में जो विधानमंडल है, ठीक है, उसके ऊपरी सदन को बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोला जाता है? विधान परिषद। तो राज्य विधानमंडल किसमें दिया है? अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का वर्णन है। एवं इसके 2 भाग होते हैं, सेम केंद्र की तरह। जिस तरीके से राज्यसभा लोकसभा होती है केंद्र में, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के 2 होते हैं। पहला होता है विधानसभा, विधानसभा विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। क्या होता है भाई?
विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद अनुच्छेद 171 में वर्णित है। अनुच्छेद 171 में इसकी संरचना के बारे में वर्णन है, ठीक है। कि संरचना वर्णित है। टोटल 6 राज्यों में विधानसभा है, 6 राज्यों में विधानसभा मौजूद है। हर किसी राज्य के पास नहीं है भाई। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसमें वहां का राज्य विधानसभा के 1/3 मेंबर्स यानी कि 40 से कम नहीं होने चाहिए अगर आप विधानसभा बना रहे, सॉरी विधान परिषद बना रहे हो, ठीक है। या फिर विधानसभा का 1/3 सदस्य उसमें बैठने चाहिए। जिस तरीके से राज्यसभा चर्चित सदन है ना भाई, कहाँ का, सेंट्रल का, तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा बैठते हैं 12 सदस्य एवं 238 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। उसी तरीके से राज्य के अंदर आपका विधान परिषद होता है, ठीक है। तो 6 राज्यों में विधानसभा कौन कौन सा है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। इन 6 स्टेट में आपके विधान परिषद मौजूद है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो भाई कब शुरू की गई थी? 2008 को। कब शुरू की गई थी? 2008 को, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2008 को पीएम मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था भाई? गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए, ठीक है। लोगों के लिए 30,000 रुपए तक की चिकित्सा सहायता, ठीक है। यानी कि इतने में वो लोग 2008 में जब बना था तो 30,000 रुपए तक का अपना इलाज करा सकते हैं हॉस्पिटल में, चिकित्सा सहायता, ठीक है। अब इसी योजना को 2011 में बढ़ा दिया गया एवं 10% भारत के लोगों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद में आप जानते हो आयुष्मान योजना आ गई, आरोग्य भारत आ गया। तो उन सब का उद्देश्य क्या है? भारत में इस तरीके की सहायता करना जिससे कि सारे गरीब लोग हो या फिर कोई भी लोग है वो अपने निःशुल्क अपना इलाज करा सके हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये भारत सरकार की पहल है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, तो समझ में आ गया कब शुरू किया गया था भाई? 2008 में। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो भाई जो चौथा है यानी कि भाग 4A है। भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है भाई? मौलिक कर्तव्य, ठीक। भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो ये कब बनाया गया, कब इनको शामिल किया गया? 42वें संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। तो देखते हैं 42वां संशोधन। 42वां संशोधन क्या क्या हुआ था इसको देखते हैं। कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह समिति द्वारा, ठीक है। इसको लाया गया। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए भाई? 3 नए शब्द। संप्रभुता,
समाजवाद, ठीक है, समाजवाद को जोड़ा, एकता अखंडता को जोड़ा एवं पंथ निरपेक्षता को जोड़ा। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। किसमें जोड़े गए थे भाई? प्रस्तावना में। ठीक है, एवं सेकंड काम क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। समझ गए? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के बाद संविधान के भाग 4A में इनको रखा गया। संविधान के भाग 4A में इनको रखा गया एवं अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर आप संविधान में देखना चाहो तो 51A में इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद टोटल मौलिक कर्तव्य कितने भाई? 11, क्योंकि 10 को हमने कब जोड़ दिया? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है ना, हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया। फिर टोटल तो 11 है, तो एक बचा। तो उस एक का क्या किया हम लोगों ने? जो एक बचा, सन 2002 में 86वां संशोधन करके एक और जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए? 11। तो देखो भाई, इसको कैसे लिख सकते हो? प्रारंभ में कितने थे जब संविधान लागू हुआ था? ठीक है, ये क्या बताता है? सन। और जो ऊपर वाला है वो क्या बताता है भाई? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आप इसको एक बार बना लो, अपने आप ही पता चल जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो 1950 में कितने थे? 0। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा कितने जोड़े भाई इन्होंने? 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद टोटल तो 11 है। तो भाई 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इसको आप एक बार बना लोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, तो भाई आपको पता चल गया 42वें संशोधन क्या क्या किया गया था। एवं इस संशोधन को क्या बोलते हैं? लघु संविधान। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। ठीक है, जो 42वां संशोधन है काफी इंपॉर्टेंट संशोधन है। नेक्स्ट देखो, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? तो देखो भाई, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहां हुआ? ओडिशा में। कहां पर आया हुआ इसका आयोजन? ओडिशा में प्रथम टाइम हुआ है। तो कब हुआ भाई? 6 से 12 जून तक, जून 2023 को। कहां पर हुआ? भुवनेश्वर, जो ओडिशा की कैपिटल है। किसने कराया? KIIT द्वारा। ठीक है, KIIT द्वारा, जो वहां का इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एवं ओडिशा सरकार द्वारा, ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा। किस लिए था? जनजातीय लोगों को खेलों में भागीदारी देने के लिए। ठीक है, जनजातीय जो लोग हैं उनको खेलों में भागीदारी देने के लिए इसका आयोजन किया गया, जिसमें 6000 से ज्यादा आदिवासियों ने भाग लिया। आदिवासियों ने भाग लिया एवं ओडिशा पुरुष एवं महिला दोनों टीमों में विजय रहा। ओडिशा मेल एंड फीमेल दोनों टीम जीत गई। ठीक है, कौन जीता था भाई? ओडिशा। ठीक है, अब आपको पूरा पता चल जाएगा। तो स्त्री और पुरुष की टीम कौन किसकी जीती थी? प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में उड़ीसा की ही जीती थी। ठीक है, एवं उड़ीसा में ही इसका आयोजन हुआ। कब हुआ भाई? 6 से 12 जून 2023 में। कहां पर हुआ? भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की कैपिटल थी। ठीक है, वहां पर हुआ। नेक्स्ट देखो,
मुद्रा आपूर्ति एक अवधारणा है। मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या है भाई? मनी सप्लाई। क्या है? स्टॉक। किसकी अवधारणा है? स्टॉक की। ठीक है ना? क्लियर? एक ही लाइन का आंसर था, तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हो किसकी अवधारणा है मुद्रा आपूर्ति या फिर मनी सप्लाई? स्टॉक की अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट। संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था? आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी एवं छटनी पर रोक लगाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो डायरेक्टली पूरा लिख रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। संसद ने 2021 में रक्षा सेवा विधेयक शुरू किया था, पारित किया था। इसके कारण जो रक्षा सेवाओं में हड़तालें होती हैं, तालाबंदी होती है एवं छटनी होती है, उन पर रोक लगाने के लिए इसको पारित किया था संसद ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई आंसर? इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी एवं छटनी पर रोक लगाना रक्षा सेवाओं में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। आवर्तता के संबंध में मापने के लिए पिकोमीटर इकाई यूज होती है। भाई पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब क्या है? एक पिको किसके बराबर होता है भाई? एक पिको 10⁻⁻12 मीटर के। ठीक है, कितनी छोटी है? यानी कि मीटर का 10⁻12वां भाग। ठीक है, इतना छोटे के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा भाई? एटॉम ही देखना पड़ेगा। तो पिकोमीटर में किसको मापा जाता है भाई? मोलर द्रव्यमान। गलत। मोलर द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? एएमयू में। किसमें? एटॉमिक मास यूनिट में। एएमयू में इसको मानते हैं। तो किसको मानेंगे हम पिकोमीटर में? एटॉमिक त्रिज्या को। किसको मापेंगे भाई? एटॉमिक त्रिज्या को मारेंगे हम लोग, मापेंगे, मेजर करेंगे पिकोमीटर में। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है भाई त्रिज्या निकालने का? जो त्रिज्या है उसको कैसे निकालेंगे? त्रिज्या R इक्वल्स टू आर नॉट ए 1/3। ठीक है, ये होता है त्रिज्या का फॉर्मूला। यहाँ पे आर नॉट क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ए क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका? एटॉमिक मास उस एटॉम का। ठीक है ना, ऑफ एटम। तो ये आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। पिकोमीटर वगैरह क्या होता है भाई? एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻10 मीटर के। एक नैनोमीटर होता है आपका, एक नैनोमीटर, एक नैनो होता है आपका, या नैनोमीटर होता है आपका 10⁻9 मीटर। एक पिकोमीटर होता है आपका, पिकोमीटर जो है वो इक्वल होता है 10⁻12 मीटर। एक फर्मी आपका होता है, एक जो फर्मी होता है, फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। एक कई बार आते जाते हैं तो इनको भी ध्यान रखो, फिजिक्स में यूज होते हैं। आपका जो एटम, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम है उसका अगर आपको साइज पता करना है तो कितने के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम के बराबर एटॉम साइज। ठीक है, अगर आप किसी एटॉम के अंदर उसके न्यूक्लियस का साइज पूछोगे तो वो किसके बराबर होता है? एक फर्मी के बराबर। किसके बराबर? केंद्रक का साइज, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियस साइज, यानी कि केंद्रक का साइज किसके बराबर होता है? एक फर्मी के बराबर। और एटॉम का साइज किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो ये भी ध्यान रखो आगे आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो भाई पिकोमीटर किसके लिए यूज होता है? परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव सूचना और प्रसारण यानी कि आईबी में थे, जिन्हें अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? भाई तो वो कौन थे? करंट का क्वेश्चन है। अमित खरे। कौन थे? अमित खरे। ठीक है, इनको प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। करंट का क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखना 2021 में। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? तो भाई देखो कौन है? पंडित भीमसेन जोशी। क्या है? क्लासिकल सिंगर, गायक। कौन है भाई ये? गायक। ठीक है,
2009 में भारत रत्न से सम्मानित। इतने बड़े गायक है ये, अब देख लो आप, ठीक है। और यहाँ पर सितार वादक दिया था, ये तो गलत हो गया। पंडित रविशंकर, ये क्या है, सितार वादक, इनको बोलेंगे सितार वादक। एवं 1999 में भारत रत्न इनको मिल चुका है। और फिर इससे छोटे पुरस्कारों की बात ही क्या करें। जाकिर हुसैन कौन है, तबला वादक। कौन है भाई, तबला वादक, ठीक है। एवं 2023 को इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। क्या मिल चुका है, पद्म विभूषण। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या है, शहनाई वादक। कौन है भाई, शहनाई वादक। इनको क्या मिल चुका है, सन 2001 में भारत रत्न। अब मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन पूछा है, सितार वादक, तो कौन होगा, रवि शंकर, ठीक है। कौन होगा, रविशंकर। रविशंकर को सन 1967 में पद्म विभूषण दिया गया है। 1970s में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। 1981 में इनको पद्म विभूषण मिला है। एवं 1999 में भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अगर विदेशी सम्मानों की बात करोगे तो 5 बार ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है इनको। तो भाई इसको और थोड़ा सा लिख लो, जो रविशंकर की जो उपलब्धियां हैं, रविशंकर के अवार्ड और देख लो, क्योंकि कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। 1967 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण। 1981 में पद्म विभूषण, ठीक है। एवं 1999 में भारत रत्न इनको सरकार द्वारा दिया गया। 5 बार ग्रेमी अवार्ड विनर है, ग्रेमी अवार्ड विनर, ठीक है। तो उनकी उपलब्धियां हैं, इनको भी ध्यान दे लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप कम से कम आंसर तो दे दो, इसलिए मैंने इसको इस तरह बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 कवियों पंपा, पुन्ना, रन्ना को त्रिरत्न कहा जाता है। भाई संगम टाइम था, ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आज से 1800-1700 साल पहले, तो संगम काल था। संगम काल को साउथ के 3 राज्य मिलकर चलाते थे, यानी कि ये 3 राज्यों में फेमस था। आपका चोल साम्राज्य, आपका पांड्य वंश एवं चेर वंश, ठीक है ना। इन तीनों की एक मतलब मीटिंग होती थी, जहां पर कवियों का यानी कि लिटरेचर, जहां रचना को प्रदर्शित किया जाता था। तो भाई पंपा, पोन्ना और रन्ना तीनों किसके कवि थे, कन्नड़ साहित्य के। किसके त्रिरत्न बोले जाते हैं, कन्नड़ साहित्य के, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, संगम काल के ये। नेक्स्ट देखो, 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई, गीता फोगाट, ठीक है। बेशक ये उस टाइम पर बाहर हो चुकी थी, यानी कि इन्होंने मैच नहीं खेला था, ठीक है। ये हार गई थी, बाहर कर दिया गया था इनको। लेकिन गीता फोगाटी फर्स्ट वुमन रेसलर थी जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। तो क्या नाम है, गीता फोगाट। नेक्स्ट देखो, भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवरपुरामा स्वामी को 2021 में किससे सम्मानित किया गया भाई, पद्मश्री से। किससे सम्मानित किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं 25 क्वेश्चन। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सारे पेपर, सारे जो क्वेश्चंस कराए उनको आप अगर ध्यान दें तो देखो कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार ठीक से आप उसको पढ़ना, ध्यान देना। और अगर आपको मैंने आपको बताया था, अगर कोई मतलब आप चाहते हो कि हमारी कोचिंग में विजिट करो, तो वहां पर नंबर दिया गया था जिसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो। तो एक अब कंप्लीट आपका हो चुका है, ठीक है। तो उस नंबर पर आप पता कर लेना, अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है देन उस नंबर पर आप क्या बोलते कॉल कर लेना। और जो आपके वेबसाइट प्रोवाइड है तो वहां पर आप इसके बारे में पता भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।